हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है, तो आज उसका ये सेकंड वीडियो है और आज हम इसमें देखेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है राजा, किसान और नगर। तो ये हिस्ट्री लेक्चरर के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राजा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में साम्राज्यों तथा रजवाड़ों की नींव पड़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, तो वो हमें बताना है। कारकों के संदर्भ में उसकी विशेषता बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं। पहला है कि कृषि उपज को संगठित करने के लिए नए तरीकों का प्रचलन हुआ, जिससे कि राज्यों और साम्राज्यों की नींव पड़ी। दूसरा है लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ और विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 हमारा करेक्ट है। विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव इस टाइम पे नहीं था, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लगभग जो पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों के साथ साथ राज्यों, साम्राज्यों तथा रजवाड़ों का विकास हुआ। इस राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत नदियों के किनारे पर स्थित क्षेत्रों से हुई थी। तो ये भी हमें ध्यान रख लेना है, क्योंकि इस तरह के ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो सेकंड दिया है लोहे के प्रयोग वाला ऑप्शन, लोहे के उपयोग से कृषि के उपज में वृद्धि हुई, जिससे कृषि अधिशेष अधिक हुआ तथा कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीके ईजाद किए गए। इस आर्थिक प्रक्रिया ने समाजों को नींव पड़ने में मदद की, इसलिए जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट थे। और जो थर्ड ऑप्शन में कहा गया था कि इसमें विभिन्न संस्कृतियों से कोई संबंध नहीं था, तो ये गलत था, क्योंकि संस्कृतियों से संबंध था। इसमें कहा गया था कोई संबंध नहीं था, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शंस हमें चूज करने हैं। तो फर्स्ट है, जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने ही ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, और इसने जो ये था, ये अशोक के शिलालेख को सबसे पहले इसने पढ़ा था। ब्राह्मी तथा खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। इसको भी हम देखेंगे। थर्ड है, प्राचीन अंतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है। तो ये तो गलत है कि तमिल और पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है। तो अब हम इन्हें ऑप्शंस के साथ देखेंगे कि कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं और कौन से हमारा इनकरेक्ट है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये कह रहा है कि तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है, जबकि की गई है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रख लेना है। और जो ऑप्शन 4 नंबर गलत था वो था कि तमिल और पाली भाषाओं में संस्कृत में अभिलेख मिलते हैं, इसलिए ये गलत हो गया था। उसने कहा था कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है महाजनपदों से रिलेटेड। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। गण और संघ से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था, ये गलत है। गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में राजा का शासन नहीं था। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जो अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। नंबर 4 है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के संदर्भ में हमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, ठीक है। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था, जहां लोग बस जाते थे, तो ये बिल्कुल सही है कि जनपद शब्द का जो प्रयोग होता था एक निश्चित भूखंड के लिए होता था, ठीक है। इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की, तो ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है।
थर्ड है कि पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्र करना अवैध माना जाता था। ये अवैध नहीं माना जाता था क्योंकि लोग उस टाइम पे आक्रमण करते थे और अपने पड़ोसी राज्यों को लूट कर ही वो अपने राज्यों को समृद्ध भी करते थे। तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करना माना जाता था। तो ये भी सही है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन में हमारे पास है ये सी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑप्शनल ही है। तो इसमें दिया गया है कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो जो मगध था वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। तो इसके कारण क्या थे वो हमें बताने हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं अच्छी उपज, लोहे की खदानें, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। तो ये चारों ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं कि जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बना तो उसके रीजंस थे कि वहाँ पे अच्छी उपज होती थी, लोहे के खदानें थे और आवागमन हो जाता था इजीली। और तो इस वजह से वहाँ पे क्या था, जो मगध था वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उस टाइम पे उभरा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना में 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाटकम्य में मिलता है। थर्ड है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। क्या ये ऐसा है? ठीक है, प्राकृत भाषा में तो अशोक के नहीं है। तो ये तो ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। आर्माइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में, ये भी गलत है क्योंकि जो आर्माइक और यूनानी लिपियों का उपयोग हुआ है वो उत्तर पश्चिम में जो अभिलेख मिले हैं इधर अफगानिस्तान और मानसेहरा से, उनमें हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 को इनकरेक्ट मान लें तो मीन्स कि जो अशोक के हैं उन्होंने इसको प्राकृत भाषा में काउंट किया है क्योंकि उसके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। हाँ, तो ये लिपि ब्राह्मी थी उसकी लेकिन भाषा प्राकृत थी। तो ऑप्शन 1, 2, 3 हमारे करेक्ट हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर 4 गलत है क्योंकि ये उत्तर पश्चिम से मिले थे। तो हमें ध्यान रख लेना है अगर पूछा जाता है अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, दक्षिण से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है एक्सप्लेनेशन में कि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरमाइक तथा यूनान में है, यूनानी भाषा में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 था वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। कौन से राज्य इसमें सम्मिलित थे? तो 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है मौर्य साम्राज्य के। तो इसमें तो पाटलिपुत्र था और तक्षशिला भी था और इसमें उज्जैनी भी था, लेकिन अंग और काशी जो थे इसमें नहीं थे, ये दोनों इसमें नहीं थे। तो पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था और उज्जैनी था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख, तो 3 तो हो गए हमारे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी। 2 कौन कौन से? तोसली और सुवर्णगिरी। तो 2 जो इसमें हमारे नहीं हैं वो एक था तोसली और दूसरा था सुवर्णगिरी। ठीक है, तो हमें ये 5 ध्यान रख लेने हैं। क्या क्या हो गए? पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी, सुवर्णगिरी और तोसली। तो ये 5 हमें ध्यान रख लेने हैं और इनका उल्लेख जो है मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्रों के रूप में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य काल से ही रिलेटेड है कि हमें ऑप्शन दिए तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। सुवर्णगिरी आंध्र में स्थित सोने की खदान थी। तो ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के सुवर्णगिरी में सोने की खदान थी। तो जो सोने की खदान थी वो आंध्र प्रदेश के सुवर्णगिरी में नहीं थी। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो सुवर्णगिरी अर्थात सोने का पहाड़ जो है वो आंध्र प्रदेश में न होकर वो है कर्नाटक में। कहाँ है वो? कर्नाटक में है। हमें ध्यान रख लेना है, इस तरह के ऑप्शन से भी हमें इस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं ताकि हमें मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एग्जाम ओरिएंटेड कवर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक में है सुवर्णगिरी, सोने की खदान आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति का उल्लेख किया है। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद अच्छा होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है,
क्योंकि मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति तथा 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ से हमें ये ध्यान रख लेना है कि उसने किन चीज़ों का उल्लेख किया है। एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है उसने, ठीक है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन, दूसरी का यातायात खान पान संचालन, तीसरी का पैदल सेना का संचालन करना, चौथा अश्वरोही की, पांचवी जो है रथरोहियों का, छठा हाथियों का संचालन करता था। तो इस तरह से उसने एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है, ये हमें बताना है। चोल चेर पांडे को संयुक्त रूप से तमिलकम कहा जाता था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो चोल चेर और पांडे थे उन्हें तमिलकम कहा जाता था, ठीक है। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ये तो करेक्ट है। सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था, ये भी करेक्ट है। सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे जबकि राजा भेंट स्वीकार करते थे, तो ये इनकरेक्ट है। सख्त तथा सातवाहन शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, ये भी करेक्ट है। तो जो सरदार वाला ऑप्शन है इसमें थर्ड ऑप्शन, सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना था। वो अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था, वो भेंट, जबकि राजा कर वसूल करता था। और यहाँ पे जो दिया गया है सरकार अपने अधीन लोगों से कर वसूल करता था दिया है, वो दोनों ही उल्टे दे दिए गए हैं, ठीक है। वसूली सरदार करता था, सरदार जो था वो भेंट लेता था और जो कर वसूली करता था वो राजा करता था। तो ये ऑप्शन उन्होंने चेंज, मतलब कि सरदार का राजा में और राजा का सरदार में दे रखा है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, राजा देवी स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों को अपनाते थे। तो पहला है देवी देवताओं के साथ अपना नाम जोड़ना, ये होता ही था पहले से। विशालकाय मूर्तियों का निर्माण करना, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, और इसी कारण जो कुषाण शासक थे, यहाँ से हमें ये ध्यान रख लेना है, कुषाण शासक स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। जो कुषाण शासक थे वो स्वयं को क्या कहकर बुलाते थे, स्वर्गपुत्र, ठीक है। तो स्वर्ग की पुत्र की उपाधि किसने ली है अगर पूछा जाता है, तो वो ली है कुषाण शासकों ने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है। ये तेलुगु भाषा में नहीं की गई है, ये तमिल भाषा का ग्रंथ है, तो इसकी रचना तमिल में हुई है, तेलुगु में नहीं हुई है। कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा तथा पृष्ठभाग में देवता का अंकन है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो शिल्पाधिकारम है वो तेलुगु में नहीं तमिल में है। और शिल्पाधिकारम रचना किसकी है, तो ये इलांगो की है, ये कई बार पूछी भी गई है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। जो शिल्पाधिकारम रचना है वो किसकी है, इलांगो की है। एक बार मैं लिख के बता देती हूँ, शिल्पाधिकारम जो रचना है वो किसकी है, इलांगो की है, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में है, ये है तमिल भाषा में, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। शिल्पाधिकारम है इलांगो की, कौन सी भाषा में है, तमिल में है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, यहाँ पे भी हमें सही ऑप्शंस चूज करने हैं। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में हम ऑप्शंस दिए हैं कि पहला है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये भी सही है। हरिसेन चंद्रगुप्त का नहीं, हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। किसका था, समुद्रगुप्त का, ठीक है। समुद्रगुप्त का राजकवि था हरिसेन। तो यहाँ पे जो ये थर्ड ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में हमें ऑप्शंस दिए हैं। पहला है लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक सीमित था। दूसरा है नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। तो ये जो हमारा है कि दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, हमें मैच द फॉलोइंग दिए, मतलब कि एक और शब्द दिए हैं, दूसरे उन्होंने उनका अर्थ दिया है, हमें बताना है कि ये करेक्ट मैच है या इनकरेक्ट है, ठीक है। गहपति, गहपति तो जो जमींदार तथा छोटे किसान होते थे उन्हें ही कहा जाता था, और वेलार बड़े जमींदारों को कहा जाता था, और उल्लवर हलवाहा को कहा जाता था। तो इस जो हमारे तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। गहपति होते थे जमींदार तथा छोटे किसान, वेलावर बड़े जमींदार, उल्लवर हलवाहा को कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं जो हमें देखने हैं। पहला है प्रभावती, पहला है कि इसमें प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की बहन थी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की बहन नहीं थी, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक वंश में हुआ था, ये एकदम से सही ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि जो प्रभावती गुप्त थी वो कौन थी। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जबकि यहाँ कहा गया है कि वो बहन थी। वो बहन नहीं थी, वो कौन थी, पुत्री थी, ठीक है, जिसका विवाह दक्कन पठार के वाकटक वंश में हुआ था। इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में हमें कथन दिए गए, इसमें से बताने की कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें है भूमिदान मजबूत राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत था, बिल्कुल था, क्योंकि उस समय भूमिदान देते थे तो वो उसे ऐसा माना जाता था जो राजनीतिक प्रभुत्व जिसका जो उचित है जो तो वो ही भूमिदान देता था। राजा ने भूमिदान के माध्यम से अपना समर्थक जुटाना शुरू किया। तो मतलब कि भूमिदान के माध्यम से राजा ने समर्थक जुटाना शुरू किया। ये अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में हमें ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे हमसे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए नहीं कहा गया, इनकरेक्ट कहा गया है। तो भूमिदान मजबूत राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत था, नहीं, क्योंकि जब राजा भूमिदान करते थे तो कहीं ना कहीं वो उनके जो राजनीतिक उसके लिए था उसको दुर्बल करता था। तो पहला ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट है। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। राजा ने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू किया, बिल्कुल सही है। भूमिदान से राज्य तथा किसानों के मध्य संबंध अधिक स्पष्ट हुए, ये भी सही है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भूमिदान के संदर्भ में हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती थी। तो जो ब्राह्मणों को दान में भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते थे, अग्रहार कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को दान में जो भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था अग्रहार। तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि दान की गई भूमि में केवल पुलिस व सैनिकों को प्रवेश की अनुमति थी। तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हिंसांग के आगमन के समय तक पाटलिपुत्र खंडहर में बदल चुका था। मौर्य काल में पुहार समुद्र तट पर बसा नगर था। बाकी ऑप्शन देखते हैं हम इसके। थर्ड ऑप्शन है इसका कि मौर्य काल में मथुरा व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्योंकि जब 7वीं सदी में जब हिंसवांग भारत आया तो उसने पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र का वर्णन एक खंडहर के रूप में किया था। मौर्य काल में प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे तथा उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे बसे थे, ठीक है। और जो पुहार था वो समुद्र तट पर बसा नगर था। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है श्रेणी के संदर्भ में हमें ऑप्शन दिए गए। श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उत्पादकों तथा व्यापारियों का एक संघ होता था श्रेणी, बिल्कुल सही है। जो श्रेणी था वो उत्पादकों और व्यापारियों का संघ था। ये कई लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये कच्चा माल खरीद कर तथा उससे सामान तैयार कर बाजार में बेचते थे। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था, ये लिया जाता था। धनी व्यापारियों को मस्तुअन तथा सातवाह कहा जाता था। मसाले, कपड़े तथा जड़ी बूटियाँ अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर को जाती थी। तो ये जो हमारे इसके तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आहत सिक्के तांबे और चांदी में डाले जाते थे, क्योंकि जो प्राचीनतम सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उन्हें आहत सिक्के कहते थे। और साहित्य में इन सिक्कों को कारशापण कहा गया। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो प्राचीनतम सिक्के थे उन्हें साहित्य में कारशापण कहा गया है। और सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। दूसरा ऑप्शन है कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
थर्ड देख लेते हैं, शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, क्योंकि सिक्के जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, ऐसा नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यहाँ पे भी हमें दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर चूज़ करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, योधे राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। और थर्ड है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो करेक्ट सही नहीं है हमसे पूछा गया है वो ए है। योधे राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के चांदी के सिक्के जारी नहीं किए थे, क्योंकि जो सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए थे वो कुषाण शासकों ने किए थे। ठीक है, तो ये योधे शासकों ने नहीं किए थे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमें मैच द फॉलोइंग देखना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप, जब जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में या ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में जो सबसे पहले सफलता पाई थी वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। तो पढ़ा जाना है ये 320 ईस्वी का, 320 ईस्वी का नहीं, एक मिनट, ये 320 ईस्वी का नहीं था, क्योंकि उसने जो पढ़ा था वो 1836 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1836 नहीं, 1838 दिए हैं यहाँ। तो मैं इसको एक बार रीचेक करके उसमें डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन आपको मैसेज कर दूँगी उसी में चैनल के साथ ही, कि 38 है या 36, क्योंकि मुझे कुछ बुक्स का 36 याद आ रहा है। तो आप लोग भी कमेंट करना कि इसका करेक्ट क्या है, 36 है या 38 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये तो सही है, 1784 हो गया। गुप्त शासनकाल का प्रारंभ हो गया 320, और अरब की सिंध पर विजय 712 ईस्वी। ठीक है, तो इस अशोक के शिलालेख वाला आप लोग भी मुझे कमेंट करना कि कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने देख लिए हैं। तो अब हम, ये थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने कितने 24 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।